कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह आप सबका एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आजकल हमारे देश में इतिहास के विषयों को बहुत उछाला जा रहा है और अफसोस की बात है कि इन विषयों को इसलिए नहीं उछाला जा रहा है कि लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो, बल्कि इसलिए उछाला जा रहा है कि उस इतिहास की आड़ में अपने राजनीतिक स्वार्थों की रोटी को सेंका जा सके और तुष्टीकरण करके कोई न कोई राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। हाल ही में हमने देखा कि संभाजी के ऊपर एक फिल्म बनी और औरंगजेब विवादों में आए। औरंगजेब की कब्र को उखाड़ करके फेंकने की बात होने लगी। अभी ये विवाद पूरी तरह से ठंडा हुआ भी नहीं था कि संसद में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन ने भाषण देने के दौरान ये कह दिया कि बाबर को भारत में राणा सांगा लेकर के आए थे और इसलिए राणा सांगा गद्दार थे और जितने लोग हैं राणा सांगा से जुड़े हुए या राणा सांगा के समर्थक वे सभी गद्दार हैं। अब वैसे तो देखा जाए तो एक बेवकूफ़ी भरा कथन मानते हुए इस पर हमें कोई ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को न तो इतिहास के बारे में जानकारी है और न ही राजनीति के बारे में जानकारी है, यदि उन लोगों की बातों को हम बहुत गंभीरता से लेने लगेंगे तो फिर अनावश्यक रूप से हम अपने समय को बर्बाद करेंगे। कुछ लोगों को ये आपत्ति हो सकती है कि इस तरह से तो हमारे राष्ट्र नायकों को कोई भी कुछ भी कहता रहेगा और हम खामोशी से चुपचाप सारी चीज़ों को देखते रहेंगे, ये कहाँ तक उचित होगा। तो दरअसल अब ये विवाद कुछ ठंडा हुआ है, हालांकि पूरी तरह से तो ये विवाद ठंडा नहीं हुआ है। इसीलिए आज मैं बहुत ही बिना किसी आवेश के इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग बिना किसी भावनात्मक पूर्वाग्रह के तथ्यपरक ढंग से इस पूरे मुद्दे को समझ सकें और इस पर अपनी एक स्वतंत्र राय निर्मित कर सकें। दरअसल ये मुद्दे अत्यंत संवेदनशील हैं और हमारे देश की एकता और अखंडता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसके साथ साथ सामाजिक सौहार्द से भी जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। यदि इस प्रकार के मुद्दों पर विशेष रूप से समाज का बौद्धिक वर्ग अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेगा और वह भी सामान्य लोगों की तरह से भावनाओं में प्रवाहित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वह अपने जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहा है और वह अपने देश का नुकसान कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे को हमें तथ्यात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर कि राणा सांगा क्या गद्दार थे या जिन लोगों ने राणा सांगा को गद्दार कहा उन लोगों को ऐसा कहना चाहिए और वास्तविकता क्या है। मुख्य बात यह है कि राणा सांगा ने क्या बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसी प्रकार से क्या बाबर ने अपने बाबरनामा में जो कुछ भी लिखा है, जिसका हवाला दे करके ही रामजी लाल सुमन ने ये बात कही, तो उस बाबरनामा की प्रामाणिकता कितनी है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि राष्ट्रभक्ति की अवधारणा और राष्ट्र की अवधारणा जो वर्तमान समय में है भारत राष्ट्र के संबंध में, क्या उस मध्यकालीन परिवेश में भी वो अवधारणा व्याप्त थी और
आज की जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है उस अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हम अतीत के किसी नायक को क्या गद्दार या खलनायक ऐसी कुछ बात उसके लिए कह सकते हैं? तो इन सभी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि राणा सांगा ने क्या बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए? तो इस संबंध में प्रामाणिक साक्ष्य केवल बाबर नामा है, जो कि बाबर की आत्मकथा है तुझके बाबरी, जिसका कि बाद में कई लोगों के द्वारा कई भाषा में अनुवाद किया गया। उसका अनुवादित रूप ही तुझके बाबरी का बाबरनामा है। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि उसे राणा सांगा ने अपना एक दूत भेज करके इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अब प्रश्न ये उठता है, यहां पर दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बात कह रहा है, कौन कह रहा है? बाबर कह रहा है। और बाबर ने आगे चल करके राणा सांगा से लड़ाई लड़ी और बाबर का उद्देश्य था भारत के अधिकांश भाग पर या पूरे भारत पर अपना कब्जा करना। और इस सिलसिले में निश्चित रूप से उस समय के लिए उसके सबसे बड़े जो प्रतिद्वंदी थे शूरवीर राणा संग्राम सिंह अर्थात राणा सांगा थे। तो राणा सांगा पर आक्रमण करने के लिए उसे कोई न कोई बहाना चाहिए। राणा सांगा पर अपने द्वारा किए गए आक्रमण को वैध ठहराने के लिए उसके पास कोई न कोई तर्क चाहिए। ऐसे में यह स्वाभाविक था कि बाबर अपने किसी कृति में या अपनी आत्मकथा में राणा सांगा को दोषी ठहराता और इसी सिलसिले में उसने लिख दिया कि राणा सांगा ने अपने द्वारा दिए गए वचन का पालन नहीं किया। जब इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, जो दिल्ली सल्तनत का उस समय का शासक था, और पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में 1526 ईस्वी में, तो उस समय राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया। बावजूद इसके कि बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा ने उसका साथ देने का वचन दिया था। बाबर ये कहता है कि क्योंकि अपने वादे से राणा सांगा मुकर गए, इसलिए वह राणा सांगा से बदला लेना चाहता था। अब क्या केवल एक आक्रमणकारी की बात को हमें इतना अधिक महत्व देना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने उसी आक्रमणकारी के विरुद्ध अपना तन मन धन समर्पित करते हुए यहाँ तक कि केवल एक आंख, एक हाथ और एक पैर के शेष बचने के बावजूद भी लड़ाई जारी रखी, उसको गद्दार हम कह सकते हैं? क्या राणा सांगा बाबर का साथ इसलिए देना चाहते थे कि वो चाहते थे कि भारत पर बाबर का शासन हो जाए? तो निश्चित रूप से आगे का जो इतिहास है वो बतलाता है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर खानवा की लड़ाई 1527 की हुई ही नहीं होती और राणा सांगा लड़े बिना बाबर के आगे आत्मसमर्पण कर दिए होते। राणा सांगा ने जी जान से सारे राजपूत शासकों का एक कहा जाए कि महासंघ बनाया और भारत की जो अन्य प्रमुख शक्तियां थी, जिसमें गैर हिंदू क्षेत्रीय शासक भी थे, उनको एकजुट किया बाबर के विरुद्ध
और उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी 1527 में खानवा के युद्ध के रूप में। तो इसलिए इस बात में कहीं से कोई शक रह नहीं जाती कि राणा सांगा बाबर को आमंत्रित यदि किए भी होंगे, मैं कह रहा हूं यदि किए भी होंगे, मैं तो नहीं मान रहा कि उन्होंने ऐसा किया होगा, क्योंकि इसका एकमात्र साक्ष्य जो है केवल बाबरनामा है, जो खुद बाबर ही लिख रहा है। यदि कोई तटस्थ स्रोत होता और उसमें लिखा गया होता तो हम ऐसा मान सकते थे, लेकिन जब बाबर खुद ही उसमें एक पक्ष और वही लिख रहा है तो उसके द्वारा लिखी गई बात को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में लोगों के, राजनीतिक दलों के अपने अपने एजेंडे हैं, और जिसके एजेंडे पर जो सेट होता है, जो शूट करता है, उस को ही वे उठाते हैं और उसमें थोड़ा मिर्च मसाला भी मिला करके उसको जो है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा मामला वर्तमान समय में ऐसा ही है। इतिहास के अधकचरे ज्ञान का दुष्परिणाम है। यह सोच समझ करके दिया गया एक ऐसा बयान है जिससे कि राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। जो वर्तमान समय में महाकुंभ के आयोजन के बाद संपूर्ण बहुसंख्यक जनता एक ही भाव में, एक ही धारा में प्रवाहित होती हुई प्रतीत हो रही है। सभी प्रकार के जातिगत विभेदों को भुला करके उससे विघटनकारी ताकतें सशंकित हो गई हैं, क्योंकि विघटन की राजनीति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने की लालसा रखने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं की महत्वाकांक्षा की पूर्ति में यह चीज बहुत बाधक है कि हिंदुस्तान की बहुसंख्यक जनता एकजुट हो जाए। इसलिए उनको टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग खांचों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग संप्रदायों में बांटना उनके हित में है। इस प्रकार के किसी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार का बयान दिया गया होगा, यदि यह भूलवश बयान नहीं दिया गया है तो। दूसरी बात ये कि अब हम एकेडमिक रूप से देखें कि क्या राणा सांगा को इसके लिए कि उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया, यदि हम इसको एक सही घटना मान भी लें तो क्या इतने मात्र से हम राणा सांगा को गद्दार कह सकते हैं? तो भी उनको हम गद्दार नहीं कह सकते। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि मध्यकाल में राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी सही मायने में विकसित हुई ही नहीं थी। यदि हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो राष्ट्रवाद की अवधारणा और राष्ट्र राज्य की अवधारणा, नेशन स्टेट और नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये टोटली ओरिजिनेट हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड में, पाश्चात्य देशों में, और वहां पहले राष्ट्र और फिर राष्ट्र के बाद राष्ट्र राज्य का स्वरूप विकसित हुआ और तमाम विचारकों ने इस विचार को आगे बढ़ाया। चाहे इटली में मैजनी हो या गैरीबाल्डी हो या इसी तरह से मैकियावली हो, यहाँ तक कि आधुनिक काल में सेकेंड वर्ल्ड वार और उसके ठीक पहले हिटलर जैसे अति राष्ट्रवादी हों। तो इसलिए भारत में आजादी के पहले विशेष रूप से राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र की अवधारणा थी ही नहीं। सांस्कृतिक इकाई के रूप में भारत अत्यंत प्राचीन काल से एक इकाई के रूप में रहा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी ईस्वी सन के अंतर्गत भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की और केरल से आकर के की। तो
तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में भारत की अवधारणा पहले से थी, तभी उन्होंने उसके 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। लेकिन जहां तक राजनीतिक इकाई की बात है तो प्राचीन काल से ही इसका कोई एक ठोस स्वरूप नहीं था कि कहां से लेकर के कहां तक एक राजनीतिक सत्ता के का सीमांकन करते हुए एक राष्ट्र के रूप में हम इसका सीमा निर्धारण कर सकें। उस समय हर राज्य, जितने भी राज्य या रजवाड़े थे, उस रजवाड़े के शासक या जो राजा थे वह अपने राज्य को ही अपना राष्ट्र मानते थे और अपने उस राज्य विशेष के सीमा का प्रसार करने को ही अपना सर्वोपरि दायित्व मानते थे और इसके लिए वह किसी भी प्रकार के संधि समझौते किसी के साथ भी करते थे और कर सकते थे। ये मध्य युग की अपनी एक आम विशेषता है और ये कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। जंग और प्रेम में हर चीज जायज है। हालांकि हमारे यहाँ का इतिहास इस बात को बताता है कि जंग में भी हर चीज जायज नहीं है। महाभारत के युद्ध के समय से भी हम देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग के भी कुछ नियम थे और जंग में भी कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाता था। यही कारण है कि पराजय स्वीकार कर लेने के बाद मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने जिंदा छोड़ दिया था। यदि पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना ही नहीं हुई थी, क्योंकि तुर्की सल्तनत की नींव डालने वाला जो भारत में था वह मोहम्मद गोरी था। तो यदि मोहम्मद गोरी जो अपने पहली लड़ाई में पराजित हो गया तो पराजित हो जाने के बाद वह यदि मार दिया गया होता तो बचता ही नहीं। लेकिन पराजित व्यक्ति या शरणागत में आए हुए व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करना भारतीय मानवीय मूल्यों के प्रतिकूल था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया। तराइन के प्रथम युद्ध में अब दूसरी बात ये कि राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, तो राणा सांगा का उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना, जो स्वाभाविक रूप से किसी भी शासक का उद्देश्य होता है। तो राणा सांगा ये चाह रहे थे कि पूरे दिल्ली सल्तनत के वो शासक बने। इसके लिए इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाना जरूरी था। तो इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए उन्होंने सोचा कि यदि बाबर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करेगा तो इब्राहिम लोदी कमजोर हो जाएगा और उस लड़ाई में बाबर भी कमजोर होगा। ऐसे में बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों को ही पराजित करने में राणा सांगा को सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि एक दूरदर्शी शासक के रूप में राणा सांगा ने पहले से यह देख लिया था कि भविष्य में आने वाली चुनौती बाबर होगा, न कि इब्राहिम लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी कमजोर शासक था और वह अपने अंदरूनी विवादों में इतना अधिक उलझा था कि वह बहुत अधिक समय तक एक छत्र शासन करने में सक्षम नहीं होता। इस बात को राणा सांगा ने भांप लिया था। बस उसकी चूलें हिल रही थी, उसको गिराने की आवश्यकता थी। राणा सांगा ने, यदि हम मान भी ले कि बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, तो इसी उद्देश्य से किया होगा। इतिहास को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। यदि हम इतिहास को अपनी भावनाओं से पूरी तरह से लबरेज करके देखेंगे तो हम जो है
निर्छिर विवेक के साथ इतिहास का तथ्यपरक ढंग से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इतिहास का विश्लेषण, अन्वेषण तथ्यों की, और वो भी प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो यदि हम देखते हैं, यदि हम इसको एक प्रामाणिक तथ्य मान भी लेते हैं, तो भी राणा सांगा को गद्दार या राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय राणा सांगा का अपना जो राष्ट्र था, उस राष्ट्र की रक्षा करने में उन्होंने किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी। और जो लोग आज राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार कर रहे हैं, वर्तमान अवधारणा को, तो वह मध्यकालीन समाज के ऊपर और मध्यकालीन राजनीति के ऊपर आधुनिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को थोप करके राणा सांगा को देशद्रोही या गद्दार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दो गलतियां कर रहे हैं। एक तो ये कि ये अतीत और वर्तमान का घालमेल अनुचित तरीके से किया जा रहा है, और दूसरा ये कि इतिहास और राजनीति का भी घालमेल अनुचित रूप से किया जा रहा है। क्योंकि राष्ट्रवाद की अवधारणा एक राजनीतिक अवधारणा है, और उसके आधार पर इतिहास के किसी नायक को केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए गद्दार कह करके संज्ञापित करना पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने के बराबर है। तो इस अंक में इतना ही। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने लाइक करें। अपने वक्तव्यों के संबंध में भी आप उदारतापूर्वक, आप पसंद करें ना पसंद करें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो भी आपकी टिप्पणियां हैं वो हमारे लिए हमेशा ही स्वागत योग्य होंगी। तो इसलिए आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी निश्चित रूप से दें। धन्यवाद।